Hello everyone. Today I am going to start the next part of photosynthesis in which cyclic and non-cyclic photophosphorylation will discuss, and Jagan-Dorf experiment, which is for the ATP synthesis. This experiment proven the ATP synthesis is by the chemiosmotic theory. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पहले हमें समझना होगा कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी सिंथेसिस बाय द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी का फॉर्मेशन होना, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होना, एटीपी का फॉर्मेशन होना। बट दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, मीन्स कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, मीन्स कि इसको एनर्जी की जरूरत है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इस प्रोसेस को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इस प्रोसेस को एनर्जी मिलती है प्रोटॉन ग्रेडियंट से। अब क्वेश्चन आता है कि इस प्रोटॉन ग्रेडियंट में भी एनर्जी कहाँ से आई? तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पे लिखा है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब क्या है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब तो समझ गए आप, एटीपी का फॉर्मेशन, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, वहाँ पे उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स कि लाइट की प्रेजेंस में, जो कि लाइट की प्रेजेंस में जब लाइट रिएक्शन चलती है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, तो उस समय जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स कि ये आपको पूरा पाथवे दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और ये पूरा लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में जो भी थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है वहाँ पे जो भी सारे PS1 PS2 होते हैं उनके सारे, और साथ में कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनका अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो इस अरेंजमेंट में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो लीनियरली हो रहा है, एक सीक्वेंस वे में हो रहा है। कहीं भी मीन्स कि साइक्लिक मीन्स होता है बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, मीन्स कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन जहां से भी इजेक्ट हुआ है वो वापस वहां नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसको बोला गया। और इस प्रोसेस के जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है नॉन साइक्लिक फॉर्म में, तो उसी प्रोसेस के ड्यूरेशन में जब एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो याद रखिए कि फोटोफॉस्फोराइलेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट में हो सकता है, एनिमल में नहीं हो सकता है। एनिमल में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है PS1, अब ये सॉरी PS2 है और ये है PS1। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इस डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जेड स्कीम के बारे में या लाइट रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ हम बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफली बहुत बताएंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये PS2 है, इस PS2 में जो रिएक्शन सेंटर है यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है। इस रिएक्शन सेंटर पे जब लाइट पड़ती है, एंटीना कॉम्प्लेक्स पे आती है, इसके बाद इस पर लाइट पड़ती है, तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। इजेक्ट करके प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन को देता है। इसके बाद क्यूनॉन फॉर्म में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से क्यों इजेक्ट हुआ? क्योंकि लाइट पड़ी, ये अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई, इस एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन के पास अभी एनर्जी है और अब ये इस तरह से मूव कर रहा है। मूव करने के बाद ये प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है। प्लास्टोक्विनोन एक खास तरह का मॉलिक्यूल होता है जो कि 3 फॉर्म में रह सकता है, प्लास्टोक्विनोन, सेमी प्लास्टोक्विनोन एंड प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन। तो जब ये इस मॉलिक्यूल में चेंज होने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जरूरत होती है, तो इलेक्ट्रॉन तो इसको इस चेन से मिल जाता है, प्रोटॉन इसको मिलते हैं स्ट्रोमा से, और स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेके ये इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे एक क्यू साइकिल चलती है, और उस क्यू साइकिल के थ्रू हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया है, उस क्यू साइकिल के थ्रू ये क्या करता है, 2 प्रोटॉन को, एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू 2 प्रोटॉन को ल्यूमेन में, थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में भेज देता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्रोटॉन आ गए। इसके बाद फर्दर जो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि अभी ये PQ से PQS2 में चेंज हुआ, अब ये वापस PQ में चेंज होगा, 2 प्रोटॉन को यहाँ भेज देगा, फिर से इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, उस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F में देगा, प्लास्टोसाइनिन में देगा, PS1 के पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का गैप क्रिएट हो गया, क्योंकि जब इस पर लाइट पड़ी थी तो इस फोटो सिस्टम पे भी लाइट पड़ी थी, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर
किसको दिया था, फाइलोक्विनोन को दिया था। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का गैप क्रिएट हो गया था, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन गैप को किसने फिल कर दिया, प्लास्टोसाइनिन ने फिल किया। और इसके बाद ये यहाँ पे इस तरह से फेरेडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन आया। अल्टीमेटली एक एंजाइम पाया जाता है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, वो क्या करता है, NADP प्लस से NADPH का फॉर्मेशन कर लेता है। इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में चेंज होने के लिए इसको प्रोटॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिल रहे हैं, प्रोटॉन ये स्ट्रोमा से ले लेता है और इस तरह से ये बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, एक तो NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि रिड्यूसिंग पावर है, जो कि डार्क रिएक्शन में यूज होगा, क्योंकि अल्टीमेट गोल लाइट रिएक्शन का क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर या एसिमुलेटरी पावर का बनाना, मींस NADPH और ATP का फॉर्मेशन करना। तो अभी आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक कि इस तरह से प्रोटॉन यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का गैप क्रिएट हो गया। उस इलेक्ट्रॉन के गैप को फिल करने के लिए एक डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन मींस की वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है। वो वाटर मॉलिक्यूल किसके थ्रू स्प्लिट होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे पाया जाता है PS2 पे, और उस मॉलिक्यूल के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो गैप है वो फिल हो गया। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लीनियर मींस कि एक सीक्वेंशियल पाथवे में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन जहां से गया था वहां वापस नहीं आ रहा है। अब तो जब ये 80 मींस की जब ये वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो रहा है, प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो इसी के थ्रू यहाँ पे जाके इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का गैप है वो फिल हो जाता है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को ल्यूमेन में भेजता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन को ल्यूमेन में भेजेंगे, 8 प्रोटॉन को ल्यूमेन में भेजेंगे। 8 प्रोटॉन यहाँ पे हैं और 4 प्रोटॉन वाटर की स्प्लिटिंग के थ्रू रिलीज होते हैं। तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, टोटल प्रोटॉन हो गए 12 प्रोटॉन। और इन 12 प्रोटॉन में क्या होता है, ग्रेडियंट बन जाता है, यहाँ पे ग्रेडियंट बनता है। अब इस ग्रेडियंट में एनर्जी होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि इस ग्रेडियंट में एनर्जी कहाँ से आई। ग्रेडियंट में एनर्जी है तो वो एनर्जी कहाँ से आई, जब इस पे लाइट पड़ रही थी तो लाइट पड़ी तो इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आया। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल हाई हो गया और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है। तो डाउनहिल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज होता है और उसकी कुछ एनर्जी को इस प्रोटॉन ग्रेडियंट में यूज कर लिया जाता है। तो इसीलिए प्रोटॉन ग्रेडियंट में क्या होती है, एनर्जी होती है और इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट की एनर्जी को यूटिलाइज करके ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। क्योंकि ATP को क्या चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको एनर्जी चाहिए। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसको एनर्जी इस प्रोटॉन ग्रेडियंट से मिलेगी। प्रोटॉन ग्रेडियंट यूटिलाइज होकर प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होगा और ये ADP से ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ATP बन गया। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक तरफ से हो रहा है, मीन्स कि कहीं भी साइक्लिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जहां से गया था वहां वापस नहीं आ रहा है, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक कहा गया। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब कि जब तक लाइट नहीं पड़ेगी तब तक ये ग्रेडियंट बनेगा नहीं, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला गया। और फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या, ATP का फॉर्मेशन होना। तो क्योंकि 12 प्रोटॉन है तो 4 प्रोटॉन से क्या बनता है, 1 ATP बनता है। तो 12 प्रोटॉन से कितने ATP बनेंगे, 3 ATP बनेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। अब इसमें हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। ये प्रोसेस कहाँ होता है, इस प्रोसेस में दोनों ही फोटोसिस्टम देखिए इन्वॉल्व हैं, PS1 और PS2 इन्वॉल्व हैं। इस प्रोसेस में ATP और NADPH बनते हैं। यहाँ पे देखिए ATP भी बनेगा, ATP भी बन रहा है और NADPH का भी फॉर्मेशन हो रहा है। वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है और इस तरह का जो देखा गया है ये पाया जाता है। हायर प्लांट में तो पाया ही जाता है, उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया में, हायर प्लांट्स, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में इस तरह का प्रोसेस पाया जाता है और एल्गी में भी ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पाया जाता है।
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के डोनर की भी जरूरत होती है, जो कि वाटर के फॉर्म में, बैक्टीरिया में ये क्या हो जाएगा, H2S। तो अभी आपको ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। साइक्लिक का मीन्स होता है, साइक्लिक मीन्स ही आप जानते हैं, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है वहां वापस आ जाना। बट उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, एनर्जी होगी, उसी एनर्जी को ग्रेडियंट में यूज कर लिया जाएगा और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब लाइट पड़ती है PS1 पे तो इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, जो इसके रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा, क्योंकि लाइट पड़ी है तो ये ग्राउंड स्टेट से किस में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में। इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, फाइलोक्विनोन A0 A1 के पास जाता है। इसके बाद आयरन सल्फर प्रोटीन पाए जाते हैं, FeX FA और FB, ये सीक्वेंस दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आता है तो आने के बाद इसको फेरेडॉक्सिन के पास पहुंचाया जाता है। फेरेडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे NADP प्लस के पास नहीं जाता है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा ब्लॉक बनाया गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो फिर कहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वापस प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा। प्लास्टोक्विनोन यहाँ पे क्यू साइकिल के थ्रू फिर से प्रोटॉन को लेगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको इधर से मिल रहा है, प्रोटॉन यहाँ से मिल रहा है, फिर से इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा और चेंज होने के बाद फिर से प्रोटॉन को कहाँ भेजेगा, ल्यूमेन में भेजेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जहाँ मीन्स कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ था, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी, उस एनर्जी को ग्रेडियंट में यूज यहाँ पे ही कर लिया गया, ग्रेडियंट बनाने में यूज कर लिया गया और इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आ रहा है। फिर इस तरह से ये साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है और इसमें यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रेडियंट बनेगा प्रोटॉन का और उस ग्रेडियंट को यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अभी आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझ में आ गया होगा। अब इस तरह का जो फॉस्फोराइलेशन है वो कहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि ये पाया जाता है फोटो सिस्टम 1 के पास, क्योंकि ये तो PS1 है और PS1 जैसे आपको पता है कि ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसके बाद यहाँ पे ये थैलेक्वाइड्स हैं और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लैमली है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PS1 पाया जाता है नॉन एप्रेस्ड पार्ट में। यहाँ पे PS1 तो स्ट्रोमा लैमली में मींस की साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ज़्यादातर होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, रिएक्शन सेंटर जो PS1 का रिएक्शन सेंटर, वहां से इलेक्ट्रॉन फाइलोक्विनोन के पास जाएगा, फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा, है ना, यह देखिए फेरेडॉक्सिन के पास गया, फिर प्लास्टोक्विनोन के पास गया, इसके बाद साइटोक्रोम B6F के पास गया, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर से वापस PS1 के पास आ गया। इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ एटीपी बन रहा था, नॉन साइक्लिक में NADPH का भी फॉर्मेशन हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो नहीं रहा है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यहाँ पे कहीं भी आपको वाटर की स्प्लिटिंग नहीं दिख रही, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। तो ना तो वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ना तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। प्रोटॉन रिलीज 1 स्टेप, जैसे कि आपको अभी हमने पिछला वाला बताया, तो वहां पे प्रोटॉन 2 तरह से मिल रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो प्रोटॉन कहाँ पे मिल रहा है, एक तो प्रोटॉन क्यू साइकिल के थ्रू मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे प्रोटॉन आ रहे हैं और 8 प्रोटॉन ऐसे मिले और 4 प्रोटॉन यहाँ से मिल रहे हैं वाटर की स्प्लिटिंग से। तो यहाँ पे 2 स्टेप में प्रोटॉन मिल रहा है। बट इस वाले प्रोसेस में क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग तो हो नहीं रही है तो प्रोटॉन सिर्फ 1 स्टेप में आते हैं। इस तरह से यहाँ पे प्रोटॉन मिल रहे हैं और मीन्स की एटीपी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं, नॉट सेंसिटिव टू DCMU एंटीमाइसिन, ये हर्बिसाइड है और ये एक एंटीबायोटिक है। इनके लिए क्या होता है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, ये दोनों PS2 पे इनहिबिट करते हैं। तो ये अगर इन्वॉल्व हो इस प्रोसेस में तो ये कहीं भी ये इसके लिए नॉट सेंसिटिव होगा, मीन्स कि DCMU और एंटीमाइसिन का इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। लेकिन एक हर्बिसाइड होता है पैराक्वेट, उसका जो यहाँ पे ब्लॉक करता है उसका इफेक्ट हो सकता है इस पर, क्योंकि पैराक्वेट फोटो सिस्टम 1 पे इनहिबिट करता है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे कहीं भी वाटर स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, या अगर बैक्टीरिया का केस होता तो आयरन सल्फर होता। और ऐसा देखा गया, ये कुछ बैक्टीरिया में पाया गया है, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हायर प्लांट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, वैसे ये जो है ये कुछ बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। और हायर प्लांट में लैमली मीन्स की जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे
साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होता है। तो आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो ये आपको दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेस एंजाइम है, या इसको बोला जाता है CF1 पार्टिकल कपलिंग फैक्टर, इसके थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत सारी सब यूनिट से मिलके बना है, इसमें क्या क्या रोल है इसका, किस तरह से ये प्रोसेस करता है, और यहाँ पे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो उसके बारे में अब हम नेक्स्ट बताने आपको जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एटीपी जनरेशन जो होता है, एटीपी की जो सिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है कि एटीपी की सिंथेसिस अभी हमने बताया कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट में जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होता है क्रॉस द मेम्ब्रेन, उसके थ्रू एटीपी की सिंथेसिस होती है। मींस की तो जो एटीपी की सिंथेसिस के लिए 3 थेरीज दी गई है, केमिकल कपलिंग थ्योरी, कन्फर्मेशनल थ्योरी और केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। बट इन तीनों ही थ्योरी में से जो बेस्ट एक्सप्लेन किया है वो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, इसी के थ्रू। तो इसीलिए हम लोग इसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। और इस थ्योरी को दिया था पीटर मिशेल सर ने दिया था 1966 में, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो पीटर मिशेल ने ये बताया था कि केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस होती है। उसके लिए जैगेनड्रॉफ ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया गया कि किस तरीके से केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के थ्रू मीन्स ये होता है। तो अभी जैगेनड्रॉफ एक्सपेरिमेंट से पहले हम एक आपको केमी ऑस्मोसिस के बारे में बताते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज कि केमी ऑस्मोसिस क्या होता है। मीन्स कि एक जगह पे प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा है और एक जगह पे कम है, तो उसमें जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे एक एनर्जी है, उसको यूटिलाइज करके मीन्स एटीपी की सिंथेसिस होना। तो अब मान लीजिए कि पहले हम लोग एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक पैसिव मूवमेंट होता है, कोई भी पैसिव मूवमेंट। मान लीजिए एक ये ट्यूब है, और इस ट्यूब में आप देख सकते हैं यहाँ तक वाटर भरा और यहाँ तक वाटर भरा, और ये यहाँ पे ब्लॉक है। तो आपको पता है कि ये यहाँ तक वाटर है और ये यहाँ तक वाटर है। और जब अगर इस ब्लॉक को हम क्या कर दें, ओपन कर दें, तो हम क्या देखेंगे कि वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ ही होगा, कभी भी कम से ज़्यादा की तरफ नहीं होगा। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि पैसिव मूवमेंट क्या, कि मीन्स कि हर चीज नेचर में जो भी चीजें हैं डिफरेंस को फिल करने की कोशिश करती हैं। अगर हमारे लेग मूवमेंट होते हैं तो उसमें हम लोग मूवमेंट में क्या होता है कि एक अगर लेग हमारा आगे मूव करता है तो दूसरा मूव करता है, मीन्स एक डिफरेंस क्रिएट होता है तो मूवमेंट होता है। या फिर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक बैटरी होती है, उसके 2 टर्मिनल होते हैं। सपोज एक बैटरी है, उसमें एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब इसमें आप अगर तो जैसे कि जो बल्ब होता है वो किस तरह से ब्लो करता है, तो वहां पे क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि ये बल्ब है, तो यहाँ पे अगर माइनस टर्मिनल है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ज़्यादा है तो ज़्यादा से किधर की तरफ जाएंगे, कम की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल पे आते हैं तो उस समय इस इलेक्ट्रॉन फ्लो में एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी के थ्रू ये बल्ब क्या होता है, लाइटनिंग करने लगता है। तो मीन्स क्या, एक डिफरेंस था, उस डिफरेंस को क्या किया गया, फिल कर लिया गया। उस डिफरेंस के थ्रू एनर्जी, हर चीज में जहाँ डिफरेंस है, जहाँ ज़्यादा है और जहाँ कमी है, वहाँ पे क्या होगा, उसमें एक एनर्जी होगी जहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या, जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी को यहाँ पे ट्रांसमिट कर दे रहे हैं, और इसके बाद ये यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो बल्ब है ये ब्लो कर रहा है। तो केमी ऑस्मोसिस में क्या है कि एक जगह प्रोटॉन ग्रेडियंट है, उस ग्रेडियंट में क्या हो गई, एनर्जी एक्यूमुलेट हो गई। हमने इससे पिछले भी बताया है कि किस तरह से एक्यूमुलेट होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, डाउनहिल मूवमेंट में फ्लो हो रहा है, तो वो एनर्जी को कहाँ पे सेव कर दे रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्म में। उसी एनर्जी को यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां प्रोटॉन तो यूज नहीं किए जा रहे हैं, प्रोटॉन में पाई जाने वाली एनर्जी को यूज किया जा रहा है। तो अब एक जो जैगेनड्रॉफ थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनके एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था, वो ये प्रूफ करना चाहते थे कि केमी ऑस्मोटिक थ्योरी की वजह से ही एटीपी सिंथेसिस होती है। तो उन्होंने क्या किया, एक थैलेक्वाइड का मींस थैलेक्वाइड को आइसोलेट किया। थैलेक्वाइड को आइसोलेट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि
मीन्स क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल लिए, थैलेक्वाइड को आइसोलेट करा, आइसोलेट करने के बाद एक बीकर लिया और उस बीकर में उन्होंने pH 4 का बफर्ड मीडियम रख दिया। तो बफर्ड मीडियम का मतलब क्या होता है कि जो pH को रजिस्ट करे, मीन्स कि जो pH है वो मेंटेन रहे। तो थैलेक्वाइड कितने 8 pH में थे, 8 pH के कंटेंट में थे। इसके बाद उसको क्या किया गया, यहाँ पे मीन्स ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसके बाद उसको इक्विलिब्रेशन के लिए रख दिया गया, मीन्स कि इक्विलिब्रिएट हुए, और जब वो इक्विलिब्रिएट हुए तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में चले गए, मीन्स कि उन जितने भी ये थैलेक्वाइड थे उनके अंदर भी क्या हो गया, क्योंकि इन थैलेक्वाइड्स को हमने किस में डाला था, pH 4 में डाल दिया था। अब क्या हुआ कि जब pH 4 में ये आ गए तो यहाँ पे जो थैलेक्वाइड ल्यूमेन था, क्योंकि अब पूरा मीडियम ही कैसा है, एसिडिक है, जहां पे 4 pH है, तो क्या होगा कि थैलेक्वाइड का भी pH सारा का कितना हो जाएगा, 4 pH हो जाएगा। अब क्या किया गया, अब इन थैलेक्वाइड को ट्रांसफर किया गया, कहाँ पे, 8 pH में ट्रांसफर किया गया, और इसी में डाल दिया गया था ADP और PI, क्योंकि आपको पता है ATP का फॉर्मेशन ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए होता है, अब इससे ATP बनाने के लिए क्या और चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती थी, प्रोटॉन ग्रेडियंट से मिलती थी। तो अभी क्या किया गया कि 4 pH का में इक्विलिब्रेट कर लिया गया थैलेक्वाइड्स को। इसके बाद यहाँ पे क्या देखा, इसमें ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे ADP और PI डाल दिया गया, और अब क्या किया गया, इस पूरे बीकर को उठा के कहाँ पे रखा गया, डार्क में रख दिया गया। डार्क में रखने के बाद क्या देखा गया कि यहाँ पे ATP की सिंथेसिस हो रही थी। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मैनिपुलेशन किया गया है, क्या मैनिपुलेशन किया गया है कि थैलेक्वाइड्स को 4 pH में डाला गया है। 4 pH में डालने के बाद तो उनमें क्या होगा कि जो थैलेक्वाइड में जब pH 4 होगा तो थैलेक्वाइड के अंदर जो ल्यूमेन है वहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठा हो गए होंगे, प्रोटॉन कलेक्ट हो गए, एक्यूमुलेट हो गए होंगे। जब यहाँ पे प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो गए तो अब इसके बाद हमने इन थैलेक्वाइड को कहाँ पे ट्रांसफर किया, 8 pH में। अब बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, बेसिक है, और थैलेक्वाइड के अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है, एसिडिक है। मीन्स कि यहाँ बाहर pH बेसिक है और थैलेक्वाइड की ल्यूमेन का अंदर का pH कैसा है, एसिडिक है। मीन्स कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है pH का, मीन्स H+ आयन का। अब क्या होगा, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन आयन का। तो अब क्या हो जाएगा कि ये प्रोटॉन मूव करेंगे, और इसी थैलेक्वाइड में यहाँ पे ATP सिंथेज एंजाइम पाया जाता है। तो ये प्रोटॉन जब मूव करेंगे तो क्या हुआ, ATP की सिंथेसिस होगी। तो अब ये डार्क में इसलिए रखा गया जिससे कि ये पता लगे कि बेसिकली जो ल्यूमेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है उसकी वजह से ही ATP की सिंथेसिस होती है। अगर सपोज लाइट रिएक्शन हो रहा होता, मीन्स लाइट में रखा जाता, तो हम इतना कंफर्मेशन नहीं कर पाते, क्योंकि लाइट के साथ साथ तो फिर लाइट रिएक्शन का प्रोसेस चलता है, उसमें और भी प्रोसेस होते हैं। तो एग्जैक्टली ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के थ्रू ATP सिंथेसिस होती है, इसीलिए जैगेनड्रॉफ ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि केमी ऑस्मोटिक मीन्स कि क्या, ल्यूमेन में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ता है और उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके क्या होता है, मीन्स ATP का फॉर्मेशन होता है ATP सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब हम लोग ATP सिंथेज एंजाइम की बात करें तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ATP सिंथेज एंजाइम के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ATP सिंथेज एंजाइम होता है वो दो, उसको बोलते हैं CF0 CF1 कपलिंग फैक्टर भी बोलते हैं। मीन्स कि ये कपलिंग फैक्टर के नाम से दिया गया है CFO CF1। तो इसको CF1 जो CFO जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट होता है। तो मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट होने का मतलब मीन्स दो कंपोनेंट होते हैं CFO और CF1। CFO कहाँ पे पाया जाता है, मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट होता है, इसलिए यहाँ पे जरूर ये जो प्रोटीन सब यूनिट्स बना होगा ये इसमें क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड भी होंगे। और जो ऊपर का जो CF1 पार्टिकल है वो एक तरीके से सॉल्वेबल टाइप की सॉल्वेबल फैक्टर होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। जो CF1 आप देख रहे हैं, CFO जो है, इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो CFO है उसके पास अब क्या क्या होते हैं, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जिसका नाम है A, B, B' और
C12 मीन्स कि इनके जो रेशियो होते हैं वो रेशियो होते हैं 1:2:10:12 मीन्स कि 1 क्या होता है, A होता है, ये B और B डैश है तो मीन्स कि ये 2 हो गए B, और इसके बाद ये जो C होता है, C वाला जो पॉलीपेप्टाइड होता है वो 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ये वेरी करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CFO पार्टिकल मीन्स पार्टिकल का जो CF पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। इसके पास एक A सब यूनिट होता है, 2 B सब यूनिट होता है और C के 10 से 12 सब यूनिट हो सकते हैं। इसके बाद ये एक स्मॉल हाइड्रोफोबिक मीन्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। जो C वाला आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्मॉल हाइड्रोफोबिक पॉलीपेप्टाइड होता है। अब अगर हम लोग F1 की बात करें मीन्स कि इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा इस तरह से दिया हुआ है, तो मीन्स कि 3 अल्फा और 3 बीटा सब यूनिट पाए जाते हैं। और ये अल्टरनेट फैशन में अरेंज होते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं अल्फा बीटा मीन्स कि अल्टरनेट फैशन में ये अरेंज होते हैं। और इसमें 3 आइडेंटिकल सब यूनिट होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो 3 अल्फा 3 बीटा अल्टरनेटिवली अरेंज है, साथ में गामा डेल्टा इप्सिलॉन भी पाए जाते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब बना हुआ है। अब ये जो है ये यहाँ पे जो B है मीन्स कि जो ये आपको B दिख रहा है किसका, CFO का, वो इससे अटैच होता है। अब हमें और यहाँ पे ये गामा और जो इप्सिलॉन है ये यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है जो कि किसका पार्ट है, CF1 का। CFO को CFO इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको इनहिबिट करने के लिए एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है ओलिगोमाइसिन। ये एक पोटेंट इनहिबिटर होता है। ओलिगोमाइसिन क्या है, एक पोटेंट इनहिबिटर है, इसी के नाम पे इसका नाम CFO रख दिया गया। मीन्स कि अगर ओलिगोमाइसिन यहाँ पे आ जाए तो ये इसको इनहिबिट कर देगा और ATP की सिंथेसिस नहीं होगी, तो इसी के नाम पे ये रखा गया है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो ATP सिंथेज एंजाइम है जिसको हम लोग CF या कपलिंग फैक्टर बोलते हैं, ये 2 पार्ट से मिलके बना होता है, CFO और CF1। CFO के पास क्या होता है, A और बीटा डैश B की 2 यूनिट होती है, C की 10 से 12 यूनिट होती है। और अगर हम लोग CF1 पार्टिकल की बात करें तो 3 अल्फा बीटा अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, गामा डेल्टा एप्सिलॉन होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे मीन्स की बीटा की बात करें तो बेसिकली जो मेजर रोल होता है ATP सिंथेसिस का वो बीटा सब यूनिट करती है। कि जो ATP सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, बीटा सब यूनिट पे होता है। तो ये कहाँ किसका पार्ट है, CF1 का। तो जो CF1 मीन्स कि इस कपलिंग फैक्टर का या ATP सिंथेस का जो CF1 पार्ट होता है जो कि सॉल्वेबल टाइप का प्रोटीन है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है, वो ATP सिंथेसिस करता है। और ये पार्टिकल जो होता है जो CFO पार्ट होता है, इसका काम है रोटेशन करना, क्योंकि ATP की सिंथेसिस रोटेशन के थ्रू होती है। तो हमने बताया कि बेसिकली बीटा पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है, बीटा सब यूनिट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये बीटा सब यूनिट 3 फॉर्म में रहती है। अभी हम आगे बता रहे हैं कौन से 3 फॉर्म में रहती है। तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके लिए पहले तो हमने ये बताया कि यहाँ पे 2 चीजें हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये CF1 है और CF0 है। ये पार्टिकल ATP सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता और ये रोटेशन के लिए हेल्प करता। तो यही ATP सिंथेसिस करता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट इस तरह से कुछ था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि सपोज कि ये मान लीजिए एक अल्ट्रासोनिक, जैसे कि आपको पता है कि ये सेम प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, लेकिन फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस तो यही होता है। मीन्स ATP बनाने का प्रोसेस यही होता है कि ADP और PI को जोड़ के ATP बना देना, और उसके लिए एनर्जी चाहिए वो ग्रेडियंट से मिल रही है। तो क्या किया गया कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करने के लिए कि जो पार्टिकल है उसका CF1 जो पार्टिकल है या CF1 फैक्टर है वही ATP की सिंथेसिस करती है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ली गई, उसको अल्ट्रासोनिक के थ्रू वेसिकल्स बनाए गए, और उन वेसिकल्स
से एक्सपेरिमेंट किया गया। वेसिकल्स इस तरह से बन गए थे। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये एटीपी सिंथेज है, मींस कि ये क्या है, CFO-CF1 पार्टिकल है। अब क्या किया गया, इसको वेसिकल्स बना लिया गया अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट के थ्रू, और इसको यूरिया से ट्रीटमेंट दिया गया। जब यूरिया से ट्रीटमेंट दिया गया तो क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जो ये आपको पार्टिकल दिख रहा है इसमें ये वाला पार्टिकल क्या है, CF1, और जो मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट है इस वाले पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, CFO बोलते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, CFO। तो अब जब यूरिया से ट्रीटमेंट दिया गया और ये सॉल्युबल पार्टिकल है, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि अब क्या हो जाएगा कि इस वेसिकल्स के में सिर्फ जो मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट पार्ट था, मींस कि CFO, वो तो इस मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट था, लेकिन जो सॉल्युबल फैक्टर था वो यूरिया के ट्रीटमेंट से क्या हो गया, वो इस तरह से मींस हट गया। अब इसमें देखा गया तो क्या इसमें पाया गया कि इस पार्टिकल में ही एटीपेज एक्टिविटी देखी गई, मींस कि एटीपी की सिंथेसिस करवा के वो देखा गया, तो इसी पार्टिकल में एटीपेज की एक्टिविटी थी। तो इस तरह से ये पता लगाया गया इस एक्सपेरिमेंट से कि एटीपी सिंथेसिस, ये एटीपेज नहीं बोलेंगे, एटीपी सिंथेसिस की किसमें एक्टिविटी थी, इसी मॉलिक्यूल में थी। किसमें, CF1 में। तो इस तरह से ये पता लगाया गया कि एटीपी सिंथेसिस कहाँ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी सिंथेसिस यहाँ पे हो सकता है, और जो ये वाला पार्टिकल है ये रोटेशन में हेल्प करता है। अब हमने बताया कि जो CF1 होता है उसके पास एक बीटा सब यूनिट होता है, बेसिकली वही इन्वॉल्व होता है एटीपी सिंथेसिस में। वो 3 फॉर्म में रह सकता है बीटा सब यूनिट, लूज, टाइट, ओपन। ये 3 फॉर्म होते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में LTO भी कहते हैं। अब ये जो यहाँ पे मीन्स कि जो केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी पीटर मिशेल ने दी थी, और उसमें जो ये एटीपी सिंथेसिस हो रही है उसमें ये बताया गया था कि जो ये एटीपी सिंथेज पूरा CF1 पार्टिकल और CF01 है, ये कपलिंग फैक्टर मूव करता है, और ये किस तरह से, मीन्स कि बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। तो जो ये वाला प्रोसेस था, ये वाला प्रोसेस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोयर, उन्होंने ये वाला प्रोसेस बताया कि जो CF1 पार्टिकल होता है उसके पास जो बीटा सब यूनिट है उसमें 3 फॉर्म होते हैं, लूज, टाइट, ओपन, और वो बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म के थ्रू मीन्स एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि ये गामा है, ये जो गामा दिख रहा है इसका रोटेशन होता है। तो ये जो बाई गामा रोटेशन, गामा रोटेशन होता है और उसके थ्रू सिंथेसिस होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपको ये साइड दिख रही है, L साइड दिख रही है, ये टाइट मीन्स की T साइड मीन्स की टाइट है, और ये वाली साइड क्या है, ये ओपन साइड है जहाँ पे एटीपी रिलीज हो रहा है, ये लूज है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ADP PI बाइंड कर रहे हैं। जो टाइट साइट है ये है कैटालिटिक साइट, जहां पे मेनली एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लूज साइड पे एटीपी और एटीपी बाइंड करते हैं, और ये कहाँ पाया जा रहा है, ये CF1 पार्टिकल है, और इसके नीचे कौन सा पार्टिकल लगा हुआ है, CFO लगा हुआ है। CFO का काम क्या, रोटेशन करके प्रोटॉन को भेजना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एटीपी और पीआई बाइंड किया, बाइंड करने के बाद इन्होंने यहाँ पे जो टाइट साइट है, यहाँ पे टाइट साइट पे कैटालिटिक साइट होती है जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और ओपन साइट पे एटीपी रिलीज होता है। फिर ये क्या होता है, फिर प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, फिर से ट्रांसपोर्ट होगा, फिर से ये पूरा रोटेट करता है, मीन्स कि ये पूरा रोटेटिंग मैकेनिज्म होता है, फिर रोटेट करेगा, फिर से लूज साइड पे देखिए अभी ये यहाँ पे था, फिर रोटेट करके ये यहाँ पे आ गया, एटीपी बाइंड हुआ, इसके बाद यहाँ पे कैटालिटिक साइट पे एटीपी की सिंथेसिस हुई और फिर रिलीज हो गया। फिर से प्रोटॉन आया, तो फिर क्या होगा, मीन्स कि प्रोटॉन कहाँ से आ रहा है, ल्यूमेन से किधर जा रहा है, स्ट्रोमा में जा रहा है। जैसे जैसे प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है, रोटेशन हो रही है, रोटेशन किसके थ्रू हो रही है, गामा सब यूनिट के थ्रू हो रही है, और साथ में ये क्या करता है कि
इस तरह से ये लूज टाइट ओपन कन्फर्मेशन में आके कन्फर्मेशनली चेंज होते रहते हैं और एटीपी की सिंथेसिस होती रहती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है एटीपी सिंथेसिस के लिए। और इसको हम लोग जहाँ पे मीन्स ओपन साइट होती है, इसको हम लोग नॉन कैटालिटिक साइट बोलते हैं, इसको हम लोग कैटालिटिक साइट बोलते हैं, कैटालिटिक साइट बोलते हैं, और इसको बाइंडिंग साइट बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस में जो CF1 पार्टिकल होता है उसके बीटा सब यूनिट के पास 3 कन्फर्मेशन होते हैं, लूज, टाइट, ओपन। जो ओपन साइट होती है वो बाइंडिंग साइट होती है, जो टाइट साइट होती है वो कैटालिटिक साइट होती है, और लूज साइट जो होती है वो नॉन कैटालिटिक साइट होती है। तो 1 बाय 1 प्रोटॉन जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे ये रोटेट करता है और एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।